नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए कंप्लीट सिलेबस के हर टॉपिक को इस वीडियो में निचोड़ा गया है। इस वीडियो में आप सभी लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के टॉप सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। यह वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है, जहां से परीक्षा में एक एक क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि वे सभी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बताऊंगा जो परीक्षा में अक्सर आया करती हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कहता है सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड का आपको यहाँ पर मिलान करना है, फिर आपको उत्तर देना है। तो पहला यहाँ पर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा, ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन, पृथ्वी पर बराबर रात और दिन कब होते हैं। यानी कि इनका आपको मिलान करना है। क्वेश्चन बड़ा ही सरल है और यह क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और जितने भी यहाँ पर आपके मिलान वाले दिए गए हैं सभी से लगभग एक एक क्वेश्चन आया है, अर्थात यहाँ से क्वेश्चन 15 से 20 इस वाले क्वेश्चन से अब तक आ चुके हैं। वो कैसे आ चुके हैं मैं सारी की सारी जानकारी आपको यहीं पर बताऊंगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की दो गति होती है, मैंने आपको कई बार बताया है। एक होती है घूर्णन गति, दूसरी होती है परिक्रमण गति। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको बोलते हैं घूर्णन गति। पहले का मिलान इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पर दूसरे का मिलान सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमना क्या कहलाता है? ये दूसरी गति कहलाती है परिक्रमण गति। तो दो मिलान मैंने आपके सामने कर दिए। तीसरा कुछ इस प्रकार से होगा, ग्लोब पर दिन व रात का जो विभाजन होता है उसको बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत। क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति व्रत के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ पर पृथ्वी पर रात व दिन, दिन व रात किस कारण होते हैं? तो विषुव 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 में पृथ्वी का घूमना, जिस कारण पूरी पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। विषुव की स्थिति कब बनती है? यह स्थिति बनती है 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को विषुव होता है। क्या होता है? विषुव होता है 21 मार्च को। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया। दूसरा वाला जवाब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको इनसे जुड़े क्वेश्चन भी करा दूं ताकि एग्जाम में बार बार आते हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उनसे ये वाला एक टॉपिक पूरा कंप्लीट यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक इस बात को समझने का प्रयास करना। यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले भी बताया था पृथ्वी की दो गतियाँ, एक घूर्णन दूसरी परिक्रमण। घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का क्या कहलाता है? घूर्णन गति। परिक्रमण गति होती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं परिक्रमण। वहीं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, पहले दो वालों का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। घूर्णन गति क्या है और परिक्रमण गति क्या है। और परिक्रमण गति 365 दिन का टाइम लेती है, जबकि घूर्णन गति 24 घंटे में टाइम लेती है। 24 घंटे में ही दिन रात होते हैं। कह सकता हूँ कि घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन व रातें होती हैं, और परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं बदलती हैं। क्या होता है? ऋतुएं बदलती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर कन्फर्म कर दी। उसके बाद मुझे आपको बताना है ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन, प्रदीप्ति व्रत। आखिर ये प्रदीप्ति व्रत है क्या? इसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बार बार आया करते हैं। तो इतनी चीज मैंने आपको बता दी। ये सारी जानकारी आपको कहाँ से बताई जा रही है? आपको नोट्स से बताई जा रही है। आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो। नोट्स में कंप्लीट एसएसटी को कवर किया गया है। सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक आपको नोट्स में मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी विशेषता नोट्स की है कि इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं। 2011 से अब तक का सारा मटेरियल आपको मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, और आप लोग सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पर शो होने लगा होगा। अब देखो एक बार यहाँ पर आप लोग, एक स्थिति यहाँ पर बताई गई है विषुव। ये यहाँ पर देखना, विषुव में पृथ्वी का घूमना, जिस कारण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। आखिर विषुव क्या है इसको भी समझ लेना अति आवश्यक है। तो विषुव यहाँ पर मैंने बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है, विषुव जब पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं, ऐसी स्थिति 21 मार्च को होती है।
वह 23 सितंबर को होती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? ऐसी अवस्था को बोलते हैं विषुव। तो आपको विषुव यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। विषुव से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब मैं इस क्वेश्चन को भी आपको करा दूंगा, ठीक। उसके लिए निश्चिंत आप रहिए। फिर उसके बाद है पृथ्वी पर, ये मैंने करा दिया। ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। प्रदीप्ति व्रत आखिर क्या है, इसको भी मैं आपको नोट्स में ढूंढ करके करा देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है ना। तो उसके बाद मुझे आपको बताना क्या है, प्रदीप्ति व्रत, ठीक है। तो प्रदीप्ति व्रत से भी एग्जाम में आप लोग यहाँ पर सामने देखो, ग्लोब पर प्रदीप्ति व्रत, देखो क्वेश्चन, इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रदीप्ति व्रत पर इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा, तभी आप लोग कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, तो ये सारा जो कंटेंट मैंने यहाँ पर बताया वो यहाँ पर है। प्रदीप्ति व्रत, इसको देखो, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, क्या करता है, दिन व रात को विभाजित करता है, वह प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। प्रदीप्ति व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रदीप्ति व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है, दिन व रात को विभाजित करता है। जैसे मैंने एक गोला बना लिया, एक तरफ है रात, एक तरफ है रात, दूसरी तरफ है दिन, यानी कि डे है, एक तरफ नाइट है। तो इसी को बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत, जो ग्लोब को दो बराबर भाग में बांटता है। एक तरफ रात हो गई, एक तरफ दिन हो गया, और यह अक्ष के साथ कभी नहीं मिलता है, अक्ष के साथ कभी भी नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ पर प्रदीप्ति व्रत मैंने बताया। अब ये देखो प्रदीप्ति व्रत से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्लोब पर दिन व रात को विभाजित करता है, बिल्कुल सही होगा। यह व्रत अक्ष के साथ मिलता है, अभी मैंने आपको बताया नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, इसलिए पहला सही, ये दूसरा गलत है। इस प्रकार का भी एग्जाम में क्वेश्चन 2021 में आया था, आप लोग यहाँ पर देखो सारी जानकारी। उसके बाद 2014 में भी पूछा गया है प्रदीप्ति व्रत। तो मैंने आपको बताया व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, बस दिन, एक तरफ दिन होगा, एक तरफ रात होगी, वही आपका प्रदीप्ति व्रत हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। और मैंने आपको विषुव के बारे में भी बताया। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें कैसी होती हैं, तो विषुव के दिन सूर्य की जो किरणें होती है विषुवत रेखा पर होती है। ग्लोब का जो बीच वाला जो जीरो इक्वेटर है, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत बोलते हैं, तभी दिन व मतलब कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं, उसी को बोलते हैं विषुव, ठीक है। तो अधिकतर जानकारी मैंने आपको यहीं पर क्लियर कर दी, ठीक है। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। तो इतनी जानकारी में भले ही आपको 5 मिनट का टाइम लगा हो, लेकिन चैप्टर तो ये वाला पूरा खत्म हो गया ना। तो इस प्रकार से आपको समझाना मेरा दायित्व बनता है। तो वीडियो को अभी लाइक नहीं किया, फटाक से लाइक कर दो, मित्रों के साथ शेयर कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कॉल सेंटर किसे कहते हैं। सभी लोग जानते हैं कॉल सेंटर किसको कहते हैं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। दूरभाष सेवा प्रदाताओं के प्रशासनिक कार्यालय, उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने वाले केंद्रीय कार्यालय, पब्लिक कॉल ऑफिस, पीसीओ, बड़े पैमाने पर बनाए गए साइबर कैफे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या होगा, जवाब आपका हो जाएगा, जो कॉल सेंटर में कई लोग आपके मित्र वगैरह भी जॉब करते होंगे। जैसे हम लोग कभी जियो में बात करते हैं, कभी एयरटेल में, या किसी भी समस्या का शिकायत करने के लिए कॉल करते हैं, जो लोग कॉल का उत्तर देते हैं वही कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, यानी कि उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने के लिए ये लोग काम करते हैं, है ना, कॉल सेंटर वही है। चलिए आगे बात कर लेता हूँ। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन, झूम खेती से भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है। झूम खेतीहरों को बसाने तथा अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल था, क्या ये बात यहाँ पर सही है? तो ये बात बहुत गलत है, ये तो गलत हो जाएगी ना। इसमें क्यों गलत होगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतीहरों ने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया, ये सही है। तो यह क्वेश्चन औपनिवेशिक भारत से है, जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हो चुका था और अंग्रेज अपने मतलब कि अधिकार में बहुत से क्षेत्रों को ले लिया था। तो झूम खेती उस दौरान जब अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था, झूम खेतीहरों को बसाने का अंग्रेजों का कोई इसमें सफल नहीं था, क्योंकि भारत के लोग पहले से ही झूम खेती को करते थे, है ना, बहुत प्राचीन काल से ही पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती के परंपरागत तरीकों पर बल दिया गया था।
ठीक है, असफल यहाँ पर होना चाहिए था, असफल। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी श्री रामुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया, जिस पर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित एक व्यक्ति थे, जो कि दक्षिण भारत के कहाँ से थे, ये आंध्र प्रदेश से थे। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से थे। तो आंध्र प्रदेश के पोटी श्री मलु थे। इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की मांग करी और ये अनशन पर बैठ गए, और अनशन पर इनकी लगभग 50 से अधिक दिनों में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। 50 से 2-3 दिन ज़्यादा लगे थे और ये अनशन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर पहला ही राज्य बना दिया गया भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनाया गया था, जो कि तेलुगु भाषा के लिए, है ना। तेलुगु भाषा, तेलुगु किस मतलब कि कौन सी भाषा के लिए? तो तेलुगु भाषा के लिए। यहाँ पर आपको समझ लेना अति आवश्यक है। तो ये भी क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, कहता है निम्न में से किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। यह क्वेश्चन अक्सर बहुत सारे लोग इसको गलत कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कॉमन सेंस का यूज़ करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है, बस उत्तर आपके सामने आ जाएगा। मोपिला विद्रोह, दक्कन, खिलाफत, स्वदेशी। अगर आपको यहाँ पर लिखा है अत्यंत महत्वपूर्ण, तो आपको एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसका जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? ये आपके 1905, जब बंगाल विभाजन हुआ था। कब? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के दौरान उसके बाद यह वाला आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 1905 और 6 के बीच में। इतना आपको मालूम होना चाहिए। और उस दौरान का जो बंगाल था ना, बंगाल था, उसमें दोस्तों बांग्लादेश भी आता था, उसमें बांग्लादेश भी आता था, असम भी आता था, और आपका बांग्लादेश भी आता था। ठीक है ना, बांग्लादेश भी आता था और बिहार भी उसमें शामिल था। ठीक है, तो इतने बंगाल में उस दौरान पूर्वोत्तर बंगाल में शामिल थे, असम, बांग्लादेश, बिहार के कुछ हिस्से। तो असम राज्य के साथ अत्यंत संबंध आपके स्वदेशी आंदोलन का ही था, क्योंकि उसी क्षेत्र में यह ज़्यादा प्रभावित आंदोलन हुआ था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात है, वह बात क्या है? आंध्रवा वाले क्षेत्र में, आंध्र क्षेत्र में, यानी कि आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में इस आंदोलन को किस नाम से जाना गया था? इस आंदोलन को आंध्र क्षेत्र के डेल्टा वाले क्षेत्र में इसको वंदे मातरम के नाम से जाना गया था। किस नाम से? वंदे मातरम के नाम से इस आंदोलन को जाना गया था आंध्र वाले क्षेत्र में। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगला है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोला। क्या उन्होंने खोला था? ये बात सही है या गलत है? तो बात बिल्कुल सही है। पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। किसने? पंडिता रमाबाई ने। तो क्या ये बात यहाँ पर सही है? तो ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये पंडिता रमाबाई की किताब नहीं है। किसकी किताब है भाई? मैं आपको अभी बताऊंगा। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। ये भी सही है। ए एंड सी, ए सी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ए सी है थर्ड वाले में, तो यहाँ पर थर्ड वाला जवाब हो जाएगा। ठीक है, पंडिता रमाबाई जो थी ना, यह एक संस्कृत की विदुषी थी। संस्कृत की विदुषी महिला थी। विदुषी का मतलब होता है, पुल्लिंग में इसको बोलते हैं विद्वान, वहीं स्त्रीलिंग में इसको बोलते हैं विदुषी। हिंदी वाले समझ रहे होंगे, है ना। तो इन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था घर पे रह करके। और इनकी किताब थी हाई कास्ट वुमेन, मतलब कि उच्च जाति की महिलाएं। उच्च जाति की महिलाएं इनकी किताब का नाम था। इसको मैं अच्छे ढंग से आपको बताता हूं। अब आप लोग यहाँ पर बेहतर ढंग से समझ लो। 20वीं सदी की यहाँ पर बात हो रही है। बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की थी।
तो उसमें कौन कौन सी महिला शामिल थी? तो जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोला। तो पहली लाइन आपने यहाँ पर देख ली, और इसी लाइन से एग्जाम में ये वाली लाइन से क्वेश्चन पूछा गया, मिला लो आप लोग, ठीक है। इसलिए नोट्स आप लोग ले सकते हो, रिवीजन के वक्त में काम आएगा, तैयारी में 100% हेल्पफुल है, क्योंकि मैं ही आपको जब यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला आपने यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ लिया, ये महिलाओं की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन में भी यहाँ पर था बेगम रुकैया सखावत हुसैन से रिलेटेड। अब उनके बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करता हूँ। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। यहाँ पर भी लिखा है पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले, और इसके साथ इन्होंने कलकत्ता में भी खोले थे, ठीक है। इतना आपने समझ लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष नहीं लिखी, एक महिला का नाम है ताराबाई शिंदे, उन्होंने यह किताब लिखी। पंडिता रमाबाई के बारे में और ताराबाई शिंदे के बारे में, इन दोनों के बारे में आपको बता दूं, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दूं, ठीक है। उसके बाद ताराबाई शिंदे, तो ताराबाई शिंदे यहाँ पर आ चुकी हैं। ताराबाई शिंदे पूना में रहकर घर पर शिक्षा प्राप्त करी। स्त्री पुरुष तुलना नाम किताब लिखी, स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब लिखी, जिसमें स्त्रियों तथा पुरुषों की सामाजिक फर्कों की आलोचना करी गई है। तो यह किताब किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने लिखी। यहाँ पर पंडिता रमाबाई का नाम कर दिया, इसलिए गलत हो गया। इतना तो आपने समझ लिया होगा, ठीक है। उसके बाद पंडिता रमाबाई पर आ जाते हैं। ये संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने किताब लिख दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन, हाई कास्ट हिंदू वुमेन है रमाबाई की किताब। तो जितना इन ऑप्शन में था उतना तो मैंने आपको बता दिया। और एक मुख्य बात और आपको बता दूं, जैसे ये टॉपिक मैंने आपके सामने खोला है, इस टॉपिक से परीक्षा में 100 से अधिक क्वेश्चन आ चुके हैं। आपके सामने मैं स्क्रॉल डाउन अप कर रहा हूं। टॉपिक जितने भी लोगों ने नोट्स लिए वे लोग ये वाला टॉपिक अवश्य पढ़ लें। महिलाएं जाति सुधार कक्षा 8 एनसीईआरटी का है, ठीक है। नोट्स में 80 पीवाईक्यू इस चैप्टर से दिए गए हैं, परंतु 100 से अधिक पूछे गए हैं, क्योंकि बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। इनमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने आपसे कहा इन महिलाओं से जुड़े भी क्वेश्चन आपको करा दूं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और आपको बता दूं पंडिता रमाबाई के बारे में। यह संस्कृत की विद्वान है, इन्होंने किताब लिख दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन, और इन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना करी, जहाँ पर ससुराल वाले महिलाओं को रहने नहीं देते थे, अत्याचार उनके साथ करते थे, उनके लिए इन्होंने विधवा गृह की स्थापना कर दी। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में कर दी। तो पंडिता रमाबाई के बारे में आपको पूरा पता चल गया। उसके बाद ताराबाई शिंदे के बारे में याद रखना, स्त्री पुरुष तुलना नाम से इन्होंने किताब लिख दी, ठीक है। बेगम रुकैया के बारे में आपको बता दिया, कलकत्ता और पटना में इन्होंने स्कूल खोले, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है, जो कि नोट्स में ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, इसलिए आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो, जिसमें पीवाईक्यू के साथ कंटेंट आपको मिलेगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें या डायरेक्ट कॉल भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुणे में विधवा गृह की स्थापना करी? तो मैंने आपको क्या बताया? पंडिता रमाबाई के बारे में बताया, जिन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना करी। उसके बाद मिलान वाला भी क्वेश्चन, पंडिता रमाबाई, तो पंडिता रमाबाई ने क्या किया? पुणे में विधवा गृह की स्थापना करी। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी। बेगम रुकैया ने क्या किया? पटना में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले, और महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने खोले। तो इतना तो आपको मैंने बता ही दिया ना, जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है, ठीक है। उसके बाद पंडिता रमाबाई ने पुणे में विधवा गृह, देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, वही मैं आपको बता चुका हूँ। ये विद्वान थी संस्कृत की। पंडिता रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं पर किताब नहीं लिखी, इन्होंने उच्च जाति की महिलाओं पर किताब लिखी, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर पंडिता रमाबाई पर, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इस वाले चैप्टर से। तो मैं आपको कितना ही बता दूं, जितना अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो, कैसा भी एग्जामिनर आप लोगों से पूछ ले। मैं आशा करता हूं आपको ये वाला सारा टॉपिक, मतलब कि महिलाओं के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब मैं आगे बात करूंगा, निम्नलिखित में से कौन सी सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद या दलील है? तो क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ो। सती प्रथा के विरुद्ध
कौन सी दलील है, सती प्रथा के विरुद्ध में होनी चाहिए, ऐसी दलील आपको पहचाननी है। महिलाएं कुदरती तौर पर भरोसे की योग्य नहीं होती हैं, भरोसे की योग्य नहीं होती हैं। अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो। महिलाएं कुदरती तौर पर कम समझदार होती हैं। बहुत सी महिलाएं अपने पति की मृत्यु पर उनके साथ ही मरने को इच्छुक हो जाती थीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जवाब होगा ना, वह आपको बताना है। तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा, सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद या दलील है कि अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो। ये उसके विरुद्ध में एक दलील है। ये लोगों ने कहा था, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, इन्होंने और व्यक्ति थे कुछ जो सामाजिक सुधार लाना चाहते थे, उन्होंने ऐसी दलीलें दी थीं। ठीक है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। मैनू स्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त है, जिसमें मेनू शब्द का अर्थ क्या होता है। मेनू का मतलब होता है हाथ या हस्त। मेनू स्क्रिप्ट को हिंदी में बोलते हैं हस्तलिपि। हस्तलिपि हस्तलिपि या हस्तलेख के नाम से भी जानते हैं। मैनू स्क्रिप्ट, जो प्राचीन काल की जो मैनू स्क्रिप्ट है, यह मैनू स्क्रिप्ट किस पर लिखी जाती थी। एक भुर्च नामक पेड़ हुआ करता था। भुर्च नामक पेड़ की जो छाल हुआ करती थी, उस छाल पर प्राचीनतम मैनू स्क्रिप्ट लिखे जाते थे। पत्तों पर भी लिखे जाते थे, ताड़ पत्रों पर। किस पर? ताड़ पत्रों पर भी मैनू स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। ये भी पता होना चाहिए आपको। तो कौन सा सही बताया मैंने आपको? दूसरा वाला बताया। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखो, बड़ा ही मज़ेदार है। निम्नलिखित कथनों ABCD मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से संबंधित विकल्प का सही चयन करो। तो इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है, तो कर लेते हैं सही चयन। यह लोहे से बना हुआ है। दिल्ली में मेहरौली लौह का मतलब लोहा ही होता, तो पहला तो सही हो जाएगा। ये तो यहाँ पर सही हो गया। इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर है। 8 मीटर है। यह आज से करीब 1800 साल पहले बना था। इसका वजन 3 टन के बराबर है। क्या होगा इस क्वेश्चन में सही? पहला तो आपका सही है, इसमें आपका सही है। ठीक। इसमें आपको गलत पहचानना। अगर आपने इसमें गलत पहचान लिया ना, तो आपका यहाँ पर उत्तर फटाक से आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका जवाब क्या होगा और इसमें कौन सा यहाँ पर गलत होगा। तो यहाँ पर आप अच्छे ढंग से इसको समझना। लोहे का बना है, ये तो आपका सही हो गया ना, ये तो आपका यहाँ पर सही हो गया। और इसका वजन 3 टन के बराबर है, ये दोनों ही सही हैं। 7.8 मीटर नहीं है, ये गलत है। 1800 साल पहले भी नहीं बना था। जो मेहरौली का स्तंभ है, इस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है। किसका? चंद्र नामक एक राजा था, उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड डी सही है और BC गलत है। BC गलत है, AD सही है। राइट उत्तर होगा सेकंड वाला। कौन सा? सेकंड वाला यहाँ पर जवाब हो जाएगा। चलो इसके बारे में भी आपको बता दूं। यहाँ पर 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, फिर क्वेश्चन की मैं बात यहाँ पर करूँगा। यहाँ पर आप लोग इन बात को समझने का प्रयास करना। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में है, यानी कि कुतुब मीनार के पास में ही है मेहरौली का लौह स्तंभ। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर 7.2 मीटर। और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है 7.8। देख लो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, कुछ मीटरों का फर्क कर देता है। जबकि है कितना? 7.2 मीटर है, यहाँ पर 7.8 है, इसलिए गलत है। वजन में 3 टन से ज़्यादा है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। कब? 1500 साल पहले हुआ था। जबकि यहाँ पर ऑप्शन में कितना दिया गया है? 1800 साल पहले हुआ था, इसलिए यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर इसका जवाब आपने समझ लिया। इसमें चंद्र नाम के राजा का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः गुप्त वंश के ही थे। इसमें जंग नहीं मिली, इसमें जंग भी नहीं लगी है, ये भी आपको समझना है। ठीक है। और इससे भी क्वेश्चन आया था, जो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जो मैं यहाँ पर ही आपको करा रहा हूँ आपके सामने। ठीक। AD यहाँ पर आपका सही है और बाकी यहाँ पर सब कुछ आपका गलत था। अब मैं आगे बात करूँगा। वो विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था। तो
इसकी एक ट्रिक है मेरे पास, कैसे आप लोग याद रखोगे कि कौन किसके दरबार में आया था। सबसे ज़्यादा हर्षवर्धन ही कंफ्यूज करता है लोगों को। हर्ष का नाम हा से शुरू होता है, जो यात्री आया था उसका नाम भी हा से शुरू होता है, हुएन हुएन। ठीक है, बस हो गया, हा से हा को आपको मिलाना है। 630 में लगभग आया था, ठीक है ना। 630 के लगभग में ये आया था ईस्वी में, हर्षवर्धन, जो कि कन्नौज का राजा था, है ना। इसकी राजधानी थानेश्वर से इसने कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हर्ष से एक क्वेश्चन और अक्सर एग्जाम में आता है, अभी मैं आपको कराऊंगा भी, इसका एक दरबारी कवि था जिसको बोलते थे बाण भट्ट। क्या बोलते थे? बाण भट्ट। बाण भट्ट इसका एक दरबारी कवि था। कौन था? बाण भट्ट इसका दरबारी कवि था। बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना करी। किसकी? हर्षचरित भी एग्जाम में आया हुआ है। हर्षचरित की रचना किसने की? बाण भट्ट ने की। बाण भट्ट ने संस्कृत में की, चूंकि हर्ष का दरबारी कवि था। और हर्ष भी खुद एक लेखक था, इसने भी रत्नावली जैसी रचनाएं इसने भी लिखी थी, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। 1400 साल पहले राजा हर्षवर्धन ने शासन किया था। उनका दरबारी कवि था बाणभट्ट। उसने उसकी जीवनी हर्षचरित लिख दी, जो कि संस्कृत भाषा में लिख दी। चीनी यात्री हुएन त्सांग, ऐसा भी ज़्यादातर लिखा मिलता है, हुएन त्सांग, हर्ष के दरबार में आया था। हुएन त्सांग, ठीक है। पिता और बड़ी भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा बने। उसके बाद, ठीक है ना, ये कन्नौज के राजा बन गए जब इनके बहनोई का मर्डर कर दिया गया था, ठीक है ना, बंगाल के एक शासक ने मार दिया। उसके बाद और एक हर्ष से रिलेटेड बात है। हर्ष दक्षिण भारत में जाना चाहता था, परंतु यह पराजित हो गया। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पराजित कर दिया। अब नया यहाँ पर एक कैरेक्टर आ चुका, पुलकेशिन द्वितीय, इसको भी बता दूं शॉर्ट में, ठीक है ना। आईहोल इसकी राजधानी थी, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय एक राजा था, इसका दरबारी कवि था रवि कीर्ति, जिसने पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तुति लिखी। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। तो क्वेश्चन ये देखो, तीर्थयात्री हर्षवर्धन वाला मैंने अभी आपको कराया, नोट्स में भी आपको मिलेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ये देखो, हर्षवर्धन का शासन, ठीक है ना। अभी हर्ष के बारे में मैंने बताया, हुएन त्सांग का भारत में आगमन 630 से 643 यहाँ पर हो जाएगा, और हर्ष का शासनकाल 606 से 647 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो बस अगर आप लोग इन दोनों का मिलान कर दिए तो पूरा क्वेश्चन सोल्व आपका हो जाएगा। उसके बाद और भी आप लोग यहाँ पर देखो, ये देखो क्वेश्चन मजेदार। बाणभट्ट के बारे में मैंने आपको बताया, तो बाणभट्ट ने क्या लिखा? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिख दी, ठीक ना। रवि कीर्ति ने क्या लिख दी? पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तुति लिख दी। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रस्तुति लिख दी। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिख दिया। इन सब के बारे में भी इसी टॉपिक में बताया गया है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप समझते चलें, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स होगा तो आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग उन्हीं में ही अच्छे ढंग से पढ़ पाओगे। अगला क्वेश्चन में भी हर्षचरित देखो पूछ लिया गया। अगर आपको हर्षचरित आता है तो आप यहाँ पर मिलान कर सकते हो, बी का फर्स्ट, इस प्रकार से 1-2 अगर मिल जाए तो आपका मामला यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं? तो यह कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं। नेक्स्ट, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो कभी भी पूरी नहीं होती हैं, जिनके कारण होता है, यह किसने कहा? तो यह भगवान बुद्ध का कथन है, जिन्होंने बताया कि जीवन जो है वो कष्टों से भरा है, दुखों से भरा है। दुख और कष्ट किस लिए होते हैं? तो हमारी इच्छा लालसा की वजह से होते हैं, इसलिए चित्त शांत नहीं होता, ऐसा बुद्ध जी का कहना है। तो यहाँ पर बुद्ध से भी आपको पता होना चाहिए, बुद्ध और जैन आपके टॉपिक में हैं, वो भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, ठीक। उसके बाद अभिकथन और कारण, जब भी अभिकथन और कारण का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्योंकि के साथ जोड़ना। क्योंकि सबसे पहले आपको कथन पढ़ना है, फिर उसके साथ क्योंकि बोलना है, फिर उसके बाद कारण पढ़ना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है 19वीं शताब्दी में अधिकतर शिक्षित महिलाओं की पढ़ाई घर पर ही हुई। मैंने इसको भी अभी आपको बताया था, महिला वाला, जैसे पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, मुस्लिम महिलाएं भी थीं, है ना। तो 19वीं शताब्दी में अधिकतर महिलाओं की पढ़ाई घर पर ही हुई,
क्योंकि 19वीं शताब्दी में अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाने दिया करते थे 19वीं शताब्दी से पहले। ये दोनों बातें सही हैं। तो पहला वाला यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा उसी टॉपिक से जो मैंने आपको बताया था। ठीक, आगे दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक विषय यानी कि थीम क्या है? तो यह किताब दादा भाई नौरोजी की है, ठीक है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब में उन्होंने बताया है भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन राज्य के आर्थिक प्रवाहों का उन्होंने वर्णन किया है इस किताब में, ठीक है। उसके बाद आगे ये क्वेश्चन पेडागोजी का है। किसका है? पेडागोजी का है। यहाँ से आपको पता चलेगा पेडागोजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं। और अधिकतर क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से ही रिलेटेड करके ही पूछे जाते हैं। कैसे? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में मानक समय की थीम पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से कौन से संप्रदाय इस चर्चा हेतु सबसे अधिक उपयुक्त होगा या होंगे? किस पर चर्चा करेगी टीचर? मानक समय पर। तो किसका मतलब कि कौन कौन सी चर्चा सबसे उपयुक्त हो सकती है? टाइम बताने के लिए स्थान विशेष का अक्षांश, क्या ये यहाँ पर हो सकता है? स्थान विशेष का देशांतर यानी कि अक्षांश, देशांतर, स्थानीय समय, ग्रीनिच के साथ स्थान विशेष की तुलनात्मक स्थिति। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका जवाब होगा ना, वह यहाँ पर बिल्कुल सरल है। देखो, कोई भी टाइम हम लोग निकालते हैं उसमें अक्षांश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बात आपको अपने भेजे में घुसा लेनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूज करता है बहुत एग्जाम में। मैंने बहुत बार पेपर में देखा, यही ऑप्शन दे करके गुमराह कर देता है। जब भी आपसे समय पूछा जाए, समय हम लोग भूगोल में कैसे निकालते हैं? अक्षांश का कभी भी प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है, देशांतर ही उसमें काम आता है। पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, अक्षांश का उल्लेख तक नहीं मिलता है, ठीक है ना। भले ही मिलता हो लेकिन साधारण तौर पे नहीं मिलता है। ये तो गलत हो ही गया ना, ए गलत, इसमें भी ए है गलत, बचेगा बी वाला जो कि BCD यहाँ पर सही हो जाएगा। टाइम, मानक टाइम निकालने के लिए देशांतर के बारे में पता होना चाहिए, स्थानीय समय भी पता होना चाहिए, और ग्रीनिच के साथ तुलना। जैसे भारत का टाइम और ग्रीनिच के टाइम में अंतर कितना है? 5.5 घंटा का अंतर है। जैसे भारत में टाइम 7:30 बज रहा है तो ग्रीनिच का टाइम क्या होगा? या ग्रीनिच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत का टाइम क्या होगा? हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आया करते हैं। पहला गलत है, बाकी सब सही है। उसके बाद आगे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, जो कि यह वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक आप लोग इस क्वेश्चन को देखना और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना। ना समझ में आए 2-3 बार इसको आप लोग अच्छे ढंग से देख लेना, क्योंकि हमेशा ही पेपर में आता है क्वेश्चन, इस बार भी आया था। निम्नलिखित कथनों ABC पर विचार करें और सही उत्तर देने का प्रयास करें। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, जो कि गलत है। क्यों गलत है अभी आपको बता दूंगा। ताप कटिबंधों का वर्गीकरण देशांतर के आधार पर किया जाता है, गलत है। देशांतर के आधार पर नहीं बल्कि अक्षांश के आधार पर किया जाता है। शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और कम ताप देती हैं, यह बात सही है, इसलिए C विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो, एक मैं यहाँ पर चित्र बना दूं, फिर मैं आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा। यह तो सभी को पता है, 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा होती है? इसको बोलते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा होती है जिसका मान 23.5 होता है, और बीच वाली रेखा के नीचे कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा, इसका भी मान 23.5 होता है, परंतु ये दक्षिण में स्थित है और कर्क रेखा ऊपर की ओर उत्तर में स्थित है। कर्क और मकर के बीच वाला क्षेत्र जो होता है इसको बोलते हैं उष्ण, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूर्य की उष्मा प्राप्त होती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में। यहाँ पर कर्क और मकर रेखा में शीतोष्ण बोल दिया, नहीं, यहाँ पर होना चाहिए उष्ण कटिबंध। क्या होना चाहिए? उष्ण कटिबंध होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं आपको अच्छे ढंग से बताता हूँ। यह चित्र मैंने आपके सामने लगा दिया है, इस चित्र में ही आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो इसको समझाने का काम मैं यहाँ पर करता हूँ, थोड़ा ऊपर मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपको दिखने लगा होगा, यह ग्लोब है। क्या है? यह ग्लोब है, पृथ्वी है, इसको समझ लो। बीच वाली जो रेखा है जो कि 0 पर स्थित है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है विषुवत रेखा। इसको दूसरा नाम क्या है इसका? भूमध्य रेखा इसका
दूसरा नाम होता है, ये भी मालूम होना चाहिए। इसका मान 0 है और इसके ऊपर स्थित होती है कर्क रेखा। कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है। और विषुवत रेखा के नीचे एक रेखा होती है मकर रेखा, इसका भी मान 23.5 डिग्री होता है। इतना तो आपको 3 रेखाओं के बारे में समझ में आ गया। बीच में 0, ऊपर नीचे 23.23, 23.5 होती है। अब यहाँ पर कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा देख लेना है। कर्क रेखा ये रही और उत्तर ध्रुव वृत्त ये वाला क्षेत्र, इन वाले क्षेत्र को शीतोष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध के नाम से इसको जानते हैं। इसी प्रकार मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त को क्या बोलते हैं? इसको भी शीतोष्ण बोलते हैं। दोनों बातें, दोनों का तापमान सेम रहता है। ठीक है। और बीच वाले क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ पर लिखा भी है उष्ण कटिबंध। यहाँ पर दक्षिण में ये स्थित है, इसलिए दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये ऊपर उत्तर में स्थित है, इसलिए इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और सबसे ऊपर होता है उत्तर ध्रुव वृत्त और सबसे नीचे होता है दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है। दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव, ध्रुव वृत्त ये है, ध्रुव ये है, इनके बीच में शीत होता है, यानी कि यहाँ पर किरणें तिरछी पड़ती हैं। शीत कटिबंध ऊपर, यहाँ पर भी शीत कटिबंध। यहाँ पर समशीत यानी कि गर्म व ठंड दोनों बराबर, जिसको शीतोष्ण बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। चलो आपने समझ लिया होगा। अब कुछ भाषा से समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया, किसका मान है? उत्तर ध्रुव वृत्त का मान है, क्योंकि उत्तर में रेखा स्थित है ये वाली। दक्षिण में भी मान इतना है, लेकिन दक्षिण में स्थित है। इन कटिबंध को आपको समझ लेना आवश्यक है। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में और नीचे वाली मकर रेखा 23.5 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया। ये रेखा और ये रेखा, ये वाला क्षेत्र कैसा है? उष्ण कटिबंध, क्योंकि सूर्य एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है। ये क्षेत्र सूर्य से अधिकतम गर्मी प्राप्त करता है, क्योंकि मध्याह्न सूर्य सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार ठीक ऊपर होता है। ये जानकारी कहाँ से बताई जा रही है? ये नोट्स में सब कुछ मैंने डाल दिया है। PYQ भी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ठीक, आप लोग नोट्स अवश्य रूप से ले लेना। नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो, फटाक से नोट्स ले लो। नोट्स का प्राइस भी रखा गया है, मिनिमम प्राइस है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद शीतोष्ण, शीतोष्ण कौन सी स्थिति? ये बीच वाली रेखा होगी, इसके ऊपर होगी कर्क रेखा और ये ध्रुव वृत्त, इन वाले क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच, ये दक्षिण में हो जाएगा, ये उत्तर में हो जाएगा। दोनों में समान स्थितियां बनती हैं, क्योंकि धूप कम यहाँ पर मिलती है, किरणें तिरछी हो जाती हैं। उसके बाद शीत कोल्ड जोन, शीत कटिबंध आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त। जो उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव वृत्त है, वहाँ पर बहुत बर्फ जमी रहती है। उसी प्रकार दक्षिण ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव वृत्त, जिसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, शीत कटिबंध क्यों होता है? क्योंकि शीत कटिबंध में सूर्य खिचित से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है, किरणें हमेशा रहती हैं तिरछी, हमेशा रहती हैं तिरछी। अब देखो भैया क्वेश्चन की जमात देखो। यहाँ पर कर्क रेखा उत्तर ध्रुवीय वृत्त बीच वाले क्षेत्र का तापमान कैसा रहता है? क्वेश्चन है आपके ना सामने, आया है एग्जाम में। जितना अभी मैंने आपको बताया उतना क्वेश्चन मकर रेखा दक्षिण ध्रुव वाले क्षेत्र का बीच का तापमान। ठीक है ना। जब वो वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, इसलिए मैंने कहा नोट्स आप लोग ले लेना। मकर रेखा की बात करी, दक्षिण ध्रुव, मकर रेखा ये ध्रुव मतलब कि विषुवत रेखा, ये रही मकर रेखा, ये रहा उत्तर ध्रुव, ये रहा दक्षिण ध्रुव। इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण। यहाँ का तापमान मध्यम रहता। बात तो पहली सही है। कथन को जोड़ना है क्योंकि के साथ, क्योंकि मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता। बात तो ठीक है ना, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका कारण नहीं है। कारण क्या होता है? कारण होता है दोस्तों, इसमें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं। इसका कारण है तिरछी पड़ना, किरणों का तिरछी पड़ना, कारण है तिरछी पड़ना। ठीक है ना। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करेंगे, तभी आपको पता चलेगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये वाला पहला क्वेश्चन आप लोग कर लो, इस टाइप का एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद यह दूसरा टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, तीसरा टाइप का इस प्रकार से आया हुआ है। मतलब क्वेश्चन वही है, लेकिन ध्रुव व्रतों का यहाँ पर खेल कर दिया। यहाँ पर उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं बना दूं, ये ध्रुव है, ये ध्रुव व्रत है, इन वाले क्षेत्र में बहुत 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 ठंड होगी।
उसी प्रकार दक्षिण ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच में बहुत ठंड होगी। यहाँ वाले क्षेत्र में बहुत गर्मी होगी। यहाँ वाले क्षेत्र में समान होगा, गर्म सर्द दोनों होगा, यहाँ पर भी दोनों होगा। समझ गए ना आप? ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें समझ पाते हो। ठीक, ये भी यहाँ पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? समोच्च रेखीय रोधिकाएं क्या होती हैं? ठीक है ना, ये मृदा को संरक्षित करने के लिए बनाई जाती हैं ताकि मृदा बहे ना, नुकसान ना हो। मृदा संरक्षण की एक विधि होती है समोच्च रेखीय जुताई वाली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जवाब होगा समोच्च रेखाओं पर पत्थरों, घास, मृदा आदि की रोधिकाएं बनाना। ठीक है ना, फोर्थ वाला जवाब हो जाएगा।